इंडोनेशिया की एयर एशिया फ्लाइट 8501 में 162 यात्री सवार हैं। विमान जावा सागर के ऊपर अपनी तय ऊंचाई पर सामान्य उड़ान भर रहा है। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी अचानक प्लेन तेजी से बाईं तरफ झुककर रोल करने लगा। ये खुद से स्थिर नहीं हो पा रहा था। विमान जैसे कंट्रोल से बाहर होकर लगातार ऊपर चढ़ता जा रहा है और कॉकपिट में पायलट उसे संभालने की पूरी कोशिश कर रहे हों, लेकिन कुछ ही पलों में हालात और तनावपूर्ण हो गए। अचानक विमान की ऊंचाई तेजी से गिरने लगी। वह बहुत तेजी से नीचे आता हुआ सीधे जावा सागर की दिशा में बढ़ रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि पायलटों के पास उसे बचाने का समय और विकल्प दोनों कम पड़ रहे हैं। यह कहानी है मानवीय चूक, अधूरी तैयारी और गलत कम्युनिकेशन की। हादसे से 3 दिन पहले 25 दिसंबर 2014 यानी क्रिसमस के दिन एक पैसेंजर फ्लाइट सुराबाया से उड़ान भरने वाली थी। उसकी मंजिल थी मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। इस रूट पर जिस विमान को लगाया गया था वह एयरबस A320 था। लगभग 6 साल पुराना यह विमान करीब 23,000 उड़ान घंटे पूरे कर चुका था। पुशबैक के समय दोनों इंजन स्टार्ट होने के बाद ECAM स्क्रीन पर एक अनजान चेतावनी संदेश दिखाई दिया। कैप्टन ने सावधानी बरतते हुए विमान को दोबारा पार्किंग बे में ले जाने का फैसला किया और मेंटेनेंस टीम को सूचना दी। थोड़ी ही देर में एक इंजीनियर कॉकपिट में पहुंचा ताकि समस्या समझ सके और मदद कर सके। ट्रबल शूटिंग मैनुअल चेक करने के बाद इंजीनियर ने फ्लाइट ऑगमेंटेशन कंप्यूटर 1 और 2 के सर्किट ब्रेकर रीसेट किए और सिस्टम का बिल्ट इन टेस्ट चलाया। टेस्ट के बाद सब सामान्य दिखा और दिक्कत खत्म लग रही थी। एयरबस A320 में फ्लाइट ऑगमेंटेशन कंप्यूटर रडर ट्रिम और यॉ डैम्पर को कंट्रोल करता है। ये सिस्टम विमान को हवा में संतुलित और स्थिर रखने के लिए बेहद जरूरी होते हैं। इसी दौरान कैप्टन ने इंजीनियर से पूछा कि अगर यही समस्या दोबारा आए तो क्या पायलट खुद रीसेट कर सकते हैं। इंजीनियर ने कहा कि अगर ECAM निर्देश दे तो रीसेट करना ठीक है। अब विमान दोबारा उड़ान के लिए तैयार किया गया, लेकिन पुशबैक के दौरान जैसे ही इंजन 2 स्टार्ट हुआ वही चेतावनी संदेश फिर सामने आ गया। पायलटों ने ECAM के बताए स्टेप्स फॉलो किए, फिर भी समस्या गायब नहीं हुई। जिस इंजीनियर ने पहले मदद की थी उसने नोटिस किया कि विमान आगे नहीं बढ़ रहा। उसने इंटरफोन से कॉकपिट से संपर्क किया। कैप्टन ने पूछा कि क्या FAC के सर्किट ब्रेकर खींचकर सिस्टम रीसेट किया जा सकता है। इंजीनियर ने हाँ कहा। को पायलट ने सर्किट ब्रेकर रीसेट किया, लेकिन इस बार भी समस्या खत्म नहीं हुई। तब इंजीनियर ने सलाह दी कि विमान को वापस गेट पर लाया जाए, यात्रियों को उतारा जाए और मरम्मत पूरी होने तक टर्मिनल में इंतजार कराया जाए। ट्रबल शूटिंग मैनुअल दोबारा देखने पर सुझाव मिला कि फ्लाइट ऑगमेंटेशन कंप्यूटर 2 को बदला जाए, लेकिन सुराबाया में उसका स्पेयर मौजूद नहीं था। इसलिए इंजीनियर ने मेंटेनेंस में खड़े दूसरे विमान से एक यूनिट निकालकर इस्तेमाल की। नया FAC-2 लगाने के बाद सिस्टम टेस्ट के लिए पायलटों से इंजन स्टार्ट करने को कहा गया। पावर साइकिल के बाद दोनों इंजन सामान्य चले और इस बार कोई चेतावनी नहीं आई। कैप्टन मरम्मत से संतुष्ट थे। उन्होंने बताया कि विमान अब उड़ान के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके बाद विमान सुराबाया से कुआलालंपुर गया और बिना किसी नई परेशानी के वापस भी आ गया। लेकिन उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि असली दिक्कत FAC-2 में नहीं थी। असली समस्या रडर ट्रैवल लिमिटर में छिपी थी, खासकर उसके सर्किट बोर्ड में। सर्किट बोर्ड पर महीन सोल्डरिंग क्रैक बन चुके थे। ये दरारें इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को कभी जोड़ती कभी तोड़ती रहती थीं, जिससे रडर ट्रैवल लिमिटर यूनिट यानी RTLU ठीक से काम नहीं कर पा रही थी। संभावना है कि ये क्रैक तापमान के बार बार बदलने से बने हों। जब सिस्टम ऑन ऑफ होता रहा और विमान जमीन से उड़ान की स्थिति में जाता रहा, यानी असली जड़ थी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन का टूटना। FAC-2 बदलने के बाद भी रडर ट्रैवल लिमिटर की समस्या छिपी रह गई और यही अनदेखी खराबी आगे चलकर एक बड़े हादसे की नींव बन रही थी। 28 दिसंबर को 156 यात्री इंडोनेशिया एयर एशिया फ्लाइट 8501 में सवार हुए। उड़ान सुराबाया के वांडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना होनी थी। वही एयरबस A320 इस मिशन पर था, जिसमें 3 दिन पहले फ्लाइट ऑगमेंटेशन कंप्यूटर 2 बदला गया था। इस बार भी कैप्टन वही थे, लेकिन फर्स्ट ऑफिसर नया था। कैप्टन 53 वर्षीय इरियांतो थे, इंडोनेशिया के नागरिक। उन्होंने कम उम्र में इंडोनेशियाई एयर फोर्स से अपने उड़ान करियर की शुरुआत की और करीब 10 साल तक F5 और F16 फाइटर जेट उड़ाए। मिलिट्री सेवा के बाद उन्होंने कमर्शियल एविएशन ज्वाइन किया। उनके पास 20,000 से ज्यादा उड़ान घंटे का अनुभव था। उनके साथ 46 साल के फर्स्ट ऑफिसर रेमी इमैनुअल प्लेल थे, जिनके पास 2000 से ज्यादा उड़ान घंटे थे। इस फ्लाइट में फर्स्ट ऑफिसर पायलट फ्लाइंग थे और कैप्टन पायलट मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उड़ान से पहले दोनों पायलटों ने मौसम और रूट की पूरी समीक्षा की। फ्लाइट 8501 को सुराबाया से सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट जाना था और रास्ता जावा सागर के ऊपर से गुजरता था। आमतौर पर यह सफर करीब 2.5 घंटे का होता है। मौसम रिपोर्ट में गरज चमक वाले तूफान और ऊंचे क्यूमुलोनिम्बस बादलों की जानकारी थी। बादलों की ऊंचाई 24,000 से 44,000 फीट तक दर्ज की गई थी। पश्चिमी हवाएं 15 से 20 नॉट की रफ्तार से चल रही थीं और क्रूजिंग लेवल पर तापमान लगभग -56 डिग्री सेल्सियस था।
एटीसी से अनुमति मिलने के बाद विमान को गेट से पुशबैक किया गया और रनवे की ओर टैक्सी कराया गया। सुबह 5:35 स्थानीय समय पर विमान ने टेक ऑफ किया और सामान्य चढ़ाई शुरू की। क्रूज टेक ऑफ के लगभग 14 मिनट बाद विमान 32,000 फीट यानी फ्लाइट लेवल 320 पर पहुंच गया और जावा सागर के ऊपर क्रूज करने लगा। ऊंचे बादलों और बाहर -62 डिग्री सेल्सियस तापमान को देखते हुए फर्स्ट ऑफिसर ने एंटी आइस सिस्टम ऑन किया ताकि पंखों और इंजनों पर बर्फ जमने का खतरा न रहे। बर्फ जमने से विमान की परफॉर्मेंस और सेफ्टी दोनों प्रभावित हो सकती है। उधर केबिन क्रू ने यात्रियों से सीट पर लौटने और सीट बेल्ट बांधने का अनुरोध किया क्योंकि आगे मौसम खराब था और टर्बुलेंस की संभावना थी। उड़ान के करीब 30 मिनट बाद जब विमान 32,000 फीट पर स्थिर था तभी अचानक मास्टर कॉशन लाइट जल उठी। ECAM स्क्रीन पर एक एडवाइजरी मैसेज दिखाई दिया। कैप्टन ने तुरंत अलर्ट को नोटिस किया और स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया। कैप्टन ने इस अलर्ट को तुरंत पहचान लिया क्योंकि 3 दिन पहले वह इसे कई बार देख चुके थे। फर्क सिर्फ इतना था कि तब यह जमीन पर टैक्सी करते समय आया था जबकि अब विमान हवा में था। जावा सागर के ऊपर उड़ान के दौरान फर्स्ट ऑफिसर ने ECAM संदेश पढ़ा और जरूरी कार्रवाई शुरू की। उन्होंने दोनों फ्लाइट ऑगमेंटेशन कंप्यूटर के पुश बटन पहले ऑफ किए और फिर दोबारा ऑन किए। इसके बाद दोनों रडर ट्रैवल लिमिटर यूनिट्स फिर सामान्य तरीके से काम करने लगी। रडर ट्रैवल लिमिटर एक ऐसा सिस्टम है जो रडर की अधिकतम मूवमेंट को कंट्रोल करता है। रडर विमान की पूंछ पर लगा कंट्रोल सरफेस है जो यॉ यानी दाएं बाएं घूमने की दिशा को संभालता है। कम स्पीड पर रडर ट्रैवल लिमिटर ज्यादा मूवमेंट की अनुमति देता है ताकि विमान आसानी से मोड़ ले सके, लेकिन ज्यादा स्पीड पर यही सिस्टम रडर की हरकत सीमित कर देता है ताकि विमान की संरचना और स्थिरता सुरक्षित रहे। जब यह खराबी अस्थायी रूप से ठीक हुई तो क्रू का ध्यान ECAM से हटकर ऑन बोर्ड वेदर रडार पर गया। वहां उन्होंने आगे एक बड़ा तूफानी क्षेत्र देखा। कैप्टन ने खराब मौसम से बचने के लिए अपनी ट्रैक लाइन से 15 मील बाईं ओर जाने की अनुमति मांगी। ATC ने मंजूरी दे दी और विमान ने 310 डिग्री की नई हेडिंग ले ली। तूफानी बादल विमानन के लिए सबसे जोखिम भरी स्थितियों में गिने जाते हैं। इनके अंदर ओले, भारी बारिश, बिजली, बर्फ, तेज हवाएं और सुपरकूल्ड पानी की बूंदें मौजूद हो सकती हैं। गंभीर हालात में ये विमान को नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसी वजह से पायलट हमेशा कोशिश करते हैं कि ऐसे बादलों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। कुछ देर बाद दोनों रडर ट्रैवल लिमिटर यूनिट्स में दूसरी बार खराबी आई। एक चाइम सुनाई दी और मास्टर कॉशन लाइट फिर जल उठी। वही चेतावनी संदेश ECAM पर दोबारा आया। पायलटों ने तुरंत पहले वाली ECAM प्रक्रिया दोहराई और सिस्टम फिर सामान्य हो गया। इसके बाद पायलटों ने जकार्ता एयर ट्रैफिक कंट्रोल को जानकारी दी कि वे खराब मौसम से बचने के लिए अपनी तय रूट से हटे हैं। ATC ने यह सूचना स्वीकार कर ली। जकार्ता ATC से संपर्क कंट्रोलर ने रडार पर विमान की स्थिति मॉनिटर की और पायलटों से कहा कि मौसम साफ होने पर रिपोर्ट करें। थोड़ी देर बाद पायलटों ने पूछा कि क्या वे 38,000 फीट तक चढ़ सकते हैं। उन्हें फिलहाल इंतजार करने को कहा गया। दुर्भाग्य से यही उनका आखिरी रेडियो संपर्क साबित हुआ। फिर एक बार चाइम बजी और ECAM पर वही संदेश आया। यह इस उड़ान में दोनों रडर ट्रैवल लिमिटर यूनिट्स की तीसरी खराबी थी। पायलटों ने फिर प्रक्रिया अपनाई और सिस्टम दोबारा सामान्य हो गया। लेकिन करीब 2 मिनट बाद मास्टर कॉशन लाइट फिर जली और वही चेतावनी वापस आई। यह अब चौथी बार था। कैप्टन अब सोच में पड़ गए कि आगे क्या किया जाए। बार बार वही प्रक्रिया दोहराने से स्थायी समाधान नहीं मिल रहा था। तभी उन्हें याद आया कि जमीन पर इंजीनियर ने यही समस्या खत्म करने के लिए FAC सर्किट ब्रेकर रीसेट किए थे। फर्क बस इतना था कि तब वे जमीन पर थे और मेंटेनेंस टीम साथ थी। अब वे जावा सागर के ऊपर उड़ान में थे। एयरबस A320 की क्विक रेफरेंस हैंडबुक में साफ लिखा है कि उड़ान के दौरान सिर्फ वही कंप्यूटर रीसेट किए जाने चाहिए जो अधिकृत सूची में हो। किसी दूसरे कंप्यूटर पर कार्रवाई करने से पहले उसके असर को समझना जरूरी है। FAC सर्किट ब्रेकर रीसेट का अनुभव होने के कारण कैप्टन को लगा होगा कि वे इसके नतीजे समझते हैं, लेकिन सच्चाई यह थी कि FAC सर्किट ब्रेकर उस अधिकृत सूची में शामिल ही नहीं थे और उड़ान में उन्हें रीसेट करने के परिणाम स्पष्ट रूप से दस्तावेजों में बताए भी नहीं गए थे। आदर्श स्थिति में क्रू को पहले आपस में चर्चा करनी चाहिए थी ताकि खतरे समझकर इमरजेंसी प्रक्रिया के अनुसार प्लान बनाया जा सके। लेकिन कैप्टन ने नियमों से हटकर फैसला लिया। चौथी मास्टर कॉशन के सिर्फ 54 सेकंड बाद उन्होंने सर्किट ब्रेकर रीसेट कर दिए। यही फैसला आगे चलकर भारी पड़ा। रीसेट करते ही 5वीं मास्टर कॉशन चेतावनी आई और ECAM पर कई नए अलर्ट दिखने लगे। इलेक्ट्रिकल पावर में रुकावट आई जिससे ऑटो पायलट और ऑटो थ्रस्ट तुरंत डिसएंगेज हो गए। विमान का कंट्रोल लॉजिक नॉर्मल लॉ से बदलकर अल्टरनेट लॉ में चला गया। इसका मतलब था कि कई ऑटोमेटिक सुरक्षा सीमाएं हट गईं जो विमान को सुरक्षित दायरे में रखती थीं। उसी समय रडर करीब 2 डिग्री बाईं तरफ मुड़ा और विमान अचानक 54 डिग्री तक बैंक हो गया। रोल रेट सामान्य से लगभग दोगुना था। ऑटो पायलट डिस्कनेक्ट और लगातार ECAM अलर्ट्स की वजह से पायलटों का ध्यान बंट गया और यह रोल तुरंत नोटिस नहीं हुआ।
करीब 9 सेकंड बाद फर्स्ट ऑफिसर ने कंट्रोल लिया। उनकी पहली प्रतिक्रिया थी साइड स्टिक को पीछे खींचना और दाईं तरफ ले जाना, जिससे अधिकतम इनपुट लग गया। इससे बैंक एंगल घटकर लगभग 9 डिग्री बाईं तरफ रह गया। तेज रोल के कारण उन्हें ज्यादा झुकाव का एहसास हुआ और वे कंफ्यूज हो गए। कुछ ही पल बाद विमान फिर बाईं तरफ बैंक करने लगा। फर्स्ट ऑफिसर के ज्यादातर इनपुट पिचअप थे, जिससे विमान तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। चढ़ाई की दर लगभग 11,000 फीट प्रति मिनट पहुंच गई। जैसे जैसे विमान ऊपर गया, उसकी स्पीड कम होती गई। कुछ मिनट पहले तक उड़ान सामान्य थी, लेकिन अब हालात तेजी से बिगड़ रहे थे। कैप्टन ने हालात देखकर कहा, पुल डाउन, लेकिन यह कमांड साफ नहीं थी। स्टिक को नीचे दबाना और ऊपर खींचना दोनों अलग क्रियाएं हैं, और पुल डाउन उलझाने वाला निर्देश था। फर्स्ट ऑफिसर ने इसे ऊपर खींचने के रूप में समझा और स्टिक पीछे खींचते रहे। इससे एंगल ऑफ अटैक बढ़ गया और स्टॉल वार्निंग बज उठी। स्टॉल वह स्थिति है जब पंख पर्याप्त लिफ्ट नहीं बना पाते। लिफ्ट वह ताकत है जो पंखों के ऊपर बहती हवा से पैदा होती है। जब एंगल ऑफ अटैक बहुत ज्यादा हो जाता है तो हवा का बहाव टूट जाता है और पंख सही लिफ्ट नहीं बना पाते। जैसे ही लिफ्ट घटती है, विमान की हवा में टिके रहने की क्षमता अचानक कम हो जाती है। कैप्टन बार बार पुल डाउन कहते रहे, जबकि फर्स्ट ऑफिसर पिचअप इनपुट देते रहे। हालात गंभीर देखकर कैप्टन ने खुद कंट्रोल लेने का फैसला किया और अपने साइड स्टिक की तरफ हाथ बढ़ाया। ड्यूल इनपुट। उस समय फर्स्ट ऑफिसर भी अपना साइड स्टिक चला रहे थे। एयरबस में जब एक पायलट स्टिक चलाता है तो उसका इनपुट कंप्यूटर तक सीधे कंट्रोल सिग्नल के रूप में जाता है। लेकिन अगर दोनों पायलट एक साथ स्टिक चलाए और कोई भी प्रायोरिटी बटन दबाकर कंट्रोल अपने नाम न करे तो सिस्टम दोनों इनपुट को जोड़कर लागू करता है। ऐसी स्थिति में दोनों हरी प्रायोरिटी लाइट जलती है और ड्यूल इनपुट की वॉइस चेतावनी आती है। मगर इस फ्लाइट में वह चेतावनी सुनाई नहीं दी, क्योंकि स्टॉल अलार्म पहले से लगातार बज रहा था। दोनों स्टिक के मिले जुले इनपुट कुल मिलाकर नोज अप कमांड दे रहे थे। फर्स्ट ऑफिसर लगभग पूरा स्टिक पीछे खींचे हुए थे, जबकि कैप्टन हल्का नोज डाउन दे रहे थे। लगातार पिचअप की वजह से एंगल ऑफ अटैक करीब 48 डिग्री तक पहुंच गया। यह फ्लाइट डायरेक्टर की सीमा से बाहर था, इसलिए उसके डिस्प्ले स्क्रीन से गायब हो गए। अधिकतम ऊंचाई विमान करीब 38,000 फीट की अपनी सबसे ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचा। उसी दौरान वह लगभग 104 डिग्री तक बाईं तरफ रोल कर गया। इसके बाद अचानक ऊंचाई गिरने लगी। तेज गिरावट फ्लाइट 8,501 अब लगभग 20,000 फीट प्रति मिनट की दर से नीचे गिर रही थी, सीधे जावा सागर की दिशा में। कॉकपिट में स्टॉल चेतावनी लगातार बज रही थी, लेकिन पायलट स्थिति की असली वजह समझ नहीं पा रहे थे। कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर से एयर डेटा सोर्स कैप्टन 3 पर स्विच करने को कहा, जिससे डेटा यूनिट 1 से बदलकर 3 हो जाती। शायद उन्हें लगा कि एयर स्पीड रीडिंग में गड़बड़ी है, लेकिन जो कम स्पीड दिख रही थी वही वास्तविक थी। अब हादसा टालने के लिए बहुत कम समय बचा था। दोनों पायलट पूरी कोशिश कर रहे थे, मगर फर्स्ट ऑफिसर लगातार स्टिक पीछे खींचे रहे। इससे एंगल ऑफ अटैक ऊंचा बना रहा और विमान स्टॉल से बाहर नहीं निकल पाया। बाहर खराब मौसम था, कोई साफ क्षितिज दिखाई नहीं दे रहा था। इससे विमान की स्थिति का अंदाजा लगाना और मुश्किल हो गया। कॉकपिट में पिच डाउन की आवाजें गूंजती रहीं। आखिरी पलों तक दोनों पायलट विमान बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन समय हाथ से निकल चुका था। सुबह लगभग 6:20 पर विमान जावा सागर में जा गिरा। टक्कर के साथ ही विमान टूट गया और समुद्र में डूब गया। विमान में सवार सभी 162 लोगों की उसी समय जान चली गई। विमान के संपर्क टूटते ही खोज अभियान शुरू हुआ और कुछ समय बाद मलबे का पता चल गया। हादसे के बाद बरामद मलबे में विमान के कई अहम हिस्से मिले। इनमें पीछे के फ्यूजलाज के टुकड़े, वर्टिकल स्टेबलाइजर और रडर शामिल थे। एक बड़ा हिस्सा सेंटर फ्यूजलाज का भी मिला, जिससे पंख और दोनों मुख्य लैंडिंग गियर जुड़े हुए थे। इसके अलावा कई छोटे हिस्से भी समुद्र में तैरते हुए पाए गए, जैसे यात्री सीटें, एस्केप स्लाइड्स और केबिन के अंदरूनी पैनल। ये सभी सामान मुख्य क्रैश साइट से लगभग 30 नॉटिकल मील दक्षिण पूर्व दिशा में मिला। शवों की आधिकारिक खोज मार्च 2015 में समाप्त कर दी गई। तब तक 116 शव बरामद हो चुके थे। बाकी 46 लोग कभी नहीं मिल पाए और लापता ही रहे। जांच में सामने आया कि हादसा एक ही कारण से नहीं, बल्कि कई जुड़ी हुई गलतियों और तकनीकी खराबियों का नतीजा था। रडर ट्रैवल लिमिटर यूनिट के इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल के चैनल ए और चैनल बी दोनों में सोल्डर जॉइंट पर दरारें थीं। इन दरारों की वजह से इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बार बार टूट रहा था। यही कारण था कि ECAM चेतावनियां बार बार आ रही थीं और हर बार उनके बीच का अंतर कम होता जा रहा था। चौथी खराबी के बाद कैप्टन ने FAC सर्किट ब्रेकर रीसेट कर दी। इससे फ्लाइट ऑगमेंटेशन कंप्यूटर में इलेक्ट्रिकल इंटरप्शन हुआ। इसी इंटरप्शन के चलते ऑटो पायलट डिसएंगेज हो गया और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम नॉर्मल लॉ से अल्टरनेट लॉ में शिफ्ट हो गया। इस बदलाव के साथ रडर लगभग 2 डिग्री बाईं तरफ मुड़ा, जिससे विमान 54 डिग्री तक बैंक कर गया। इसके बाद क्रू की कंट्रोल इनपुट्स और अल्टरनेट लॉ की सीमाएं मिलकर ऐसी स्थिति बना गईं जहां विमान को स्थिर रखना बेहद कठिन हो गया। आखिरकार विमान लंबे समय तक स्टॉल की हालत में रहा
और उस स्थिति से बाहर निकलना संभव नहीं हो पाया। लगभग 40 डिग्री का एंगल ऑफ अटैक किसी भी सामान्य एयरलाइन ट्रेनिंग की सीमा से बाहर माना जाता है। पायलटों को न तो ऐसी स्थिति की ट्रेनिंग दी जाती है और न ही उन्हें इसका वास्तविक अनुभव होता है। और अगर इस पूरी कहानी से एक बात याद रखनी हो तो वह यही है, सही निर्णय वही नहीं होता जो सिस्टम नॉर्मल दिखने पर लिया जाए, बल्कि वही होता है जो पूरे चित्र को देखकर, हर संकेत को जोड़कर और सबसे बुरे हालात को मानकर लिया जाए। अगर आपको इस वीडियो की एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइए। चैनल पर हम रियल इंसिडेंट्स को पूरी रिसर्च और सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आप ऐसे ही कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पर पहले से मौजूद हमारी पिछली एविएशन डॉक्यूमेंट्री भी जरूर देखें। वहां भी एक छोटा सा फैसला किस तरह बड़ी घटना में बदल गया वो डिटेल में बताया गया है। आपका सपोर्ट ही हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।